प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, ये मैं हाथ ऐसे जोड़ रहा हूं इसलिए कि जिनकी नहीं लेकर के आया हूं वो कम से कम क्षमा करेंगे मुझे, लेकिन इनकी भी कुंडली बहुत दिन से ये इंतजार कर रहे थे और ये कार्यक्रम रोज देखते भी हैं तो इनका अधिकार भी बनता है। अधिकार सबका है। नाम इनका जो है वो प्रवीण रावत है। ये किसानी का काम करते हैं, जहां मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि ये किसान क्यों बने और कुंडली के कौन से योग इनको किसान बनाने के लिए जो है वो प्रेरित करते हैं या किसानी का काम करवाते हैं। ये सोलापुर महाराष्ट्र से हैं और ये बड़े ही भद्र पुरुष हैं और बड़े अच्छे हैं स्वभावतया। मैंने इनसे बात भी करी है, ऐसे तो नहीं, पर ये व्हाट्सएप पे भी मुझसे जुड़े हैं, इस वजह से मैंने इनसे खुद इनको फोन करके इनका डिटेल मांगा है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और एक बात कहूं, एक बात बताता हूं और बड़ी गंभीर बात बताता हूं। आपका मन जब परेशान हो जाए ना, जब कुछ भी समझ में ना आए, जब कुछ भी दिखे नहीं, चाहे किसी भी तरीके की आर्थिक विपन्नता हो, चाहे किसी भी तरीके की मानसिक विपन्नता हो, काम न बनते हो, नौकरी छूटने पे लगी हो, मन व्यथित हो, दाम्पत्य खराब हो, कुछ भी सामने से दिखे नहीं तो अपने गुरुजी का दर्शन कराओ, बड़ा आनंद मिलता है और तुरंत ही काम बनने लगते हैं। और मैं समझता हूं, आप लोगों को ये बात कहता हूं, जितनी जल्दी हो सके किसी को अपना गुरु बना लीजिए, गुरु दीक्षा लीजिए और गुरु दीक्षा लेने से तुरंत ही काम बनने लगते हैं और तुरंत ही व्यक्ति के अंदर से श्रद्धा की जो है वो प्रबल धारा प्रवाहित होती है और वो आपके काम को सुरक्षित करने के साथ साथ आपको भी संरक्षित कर देती है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बैठ के रहिएगा। यूं आपको इनका पंचांग पढ़ के बता देता हूं। होने के कारण व्यक्ति का क्रोध संतुलित होना चाहिए, उसे बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। वस्तुतः ये इनका नेचर है ऐसा, मतलब आपको व्यवहारिक रूप से ऐसा ही होना है। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण समस्याएं कभी कभी आ सकती हैं। शुभ ग्रहों का प्रभाव थोड़ा कम होगा, इस वजह से साहस जिंदगी को ज्यादा चाहिए होता है, मतलब बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। वर्षा ऋतु में जन्मे होने के कारण दिमाग जो है वो विचारों में बड़ा ही खोया रहता है और बड़ी परेशान करता है। कृष्ण पक्ष के अमावस्या, मैं एक बात कहता हूं, आज मैंने 2-3 लोगों से बात करी है, पर 2-3 लोग, आज मैं जो है वो गुरुजी के यहाँ गया था, उनसे आने के बाद वहां से बड़ा मन खुश भी हुआ और नेत्रों में जो है वो आंसू भी भर आए। छोड़ने का मन नहीं करता जब वहां जाता हूं तो, और बड़ा अजीब सा जो है वो एक रुदन होता है अंदर और बेवलता भी उतनी होती है और ऐसी स्थिति। पर आने के बाद मैंने 2-3 लोगों से, 4-5 लोगों से बात भी करी और जिनकी आज अपॉइंटमेंट थी उनकी कैंसिल भी करनी पड़ी। पर ये बात तो है कि बड़ा मन अच्छा हो जाता है, इस वजह से ही मैंने बात कही कि गुरु बना लीजिए किसी को भी। दक्षिणायन में जन्म कृष्ण पक्ष के अमावस्या के होने के कारण व्यक्ति को कभी धन मिलता है, कभी धन नहीं मिलता है। और कृष्ण पक्ष के अमावस्या के होने के कारण ये जो है वो थोड़ा परेशान रहता है और ये जो है वो भी थोड़ा परेशान रहता है, मतलब हृदय और दिमाग दोनों ही अस्त व्यस्त थोड़े बहुत होते हैं, जहां व्यक्ति को कई बार छोटी छोटी बातों पे भी बहुत तीव्र विचार में व्यक्ति डूब जाता है और सागर में गोते लगाता रहता है। मतलब भावनात्मक रूप से वो बड़ा ही इमोशनल होता है, किसी से बहुत ही जल्दी जुड़ जाता है, अपना संपर्क बहुत जल्दी बना लेता है और थोड़ा भावुक ज्यादा होता है। ये चंद्रमा कमजोर है, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में आय के स्रोत को कई बार कमजोर करते हैं। शनिवार के जन्मे होने से व्यक्ति थोड़ा दुखी भी होता है, मतलब उसके पास संतोष की प्रवृत्ति थोड़ी कमजोर है, वो संतोषी थोड़ा कम है। उसको अपने अंदर संतोष की भावना को प्रबल, संतोषप्रद स्थितियों में अपने आप को रखने को बल देना होगा। जो मिला है ना, बहुत बढ़िया है, भगवान ने बहुत दिया है, ऐसा भाव रख लेना चाहिए। जिसके योग्य आप नहीं थे ना, वो भी आपको मिला है, और जितने के आप योग्य हो ना, उतना ही आपको मिला है। ये दोनों ही बातें बड़ी अद्भुत हैं।
और इसको जीवन में कम से कम प्रत्येक पल सोचते रहना चाहिए। और कम से कम अपने कर्म को तो ऐसा ही मान लो कि आप उसके योग्य थे भी नहीं, जितना परमात्मा ने आपको दिया है, उसकी बड़ी कृपा है। आर्द्रा नक्षत्र जो व्यक्ति को खेती और किसानी करने वाला बनाने वाला हो जाता है और बहुमुखी बनाता है, वो कई तरीके से अपने आप को प्रभावित करते रहता है, किसी से भी तुरंत ही प्रभावित हो जाता है और बहुत भावुक होता है, बहुमुखी होता है, कई तरीके से वो प्रभावित होता रहता है, कभी सामने वाले से, कभी बगल वाले से, कभी तिरछे वाले से, कभी पीछे वाले से, सबका प्रभाव उस पर पड़ता है और इसका प्रभाव उसके जीवन पे सामान्यतया देखने को मिल जाती है। क्लियर है? व्याघात योग व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी होती है, आसानी से कोई भी इसको ठग सकता है, नुकसान होता है, रोग वगैरह की स्थिति भी कई बार बनती है और कई बार ऐसी बीमारियां भी हो जाती हैं जो प्रायः ठीक होने का नाम नहीं लेती हैं और बिल्कुल ही सामान्य होती हैं पर वो ठीक नहीं होती, वो उम्र के साथ बीतती और बढ़ती जाती हैं। चतुष्पाद कर्ण शूद्र वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति मेहनती बहुत ज्यादा अपने भाग्य से लड़ता रहता है और प्राप्त करने की बेवलता ज्यादा होती है। पर हाँ, ये बात है कि व्यक्ति जो है वो सबकी सेवा करने का भाव, सबको सेवा से, अपनी सेवा से प्रसन्न करने का भाव रखता है और जिसके लिए अगर कुछ करने की बात हो तो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसी भी स्थितियां बन रही हैं। अब मैं आपको इनकी कुंडली के लग्न कुंडली से परिचय करा देता हूं। इनकी कुंडली में पंचांग थोड़ा कमजोर है, दक्षिणायन ठीक नहीं है, कृष्ण पक्ष के अमावस्या के चंद्रमा ठीक नहीं है, शूद्र वर्ण के होने से थोड़ी सी स्थिति मेहनत करने वाली ज्यादा बन जाती है, व्यक्ति ज्योतिषीय गुण रखने वाला हो जाता है, कल छपट तो नहीं है पर हाँ असंतोष की भावना शनिवार के जन्मे होने के कारण मिल रही है, वो मैंने बात बताई। अब यहां आता हूं, इधर आइए मेरी तरफ। मिथुन लग्न की कुंडली, अब इसमें तो मैंने कई बार जो है वो इसकी बड़ी खींचतान की है, अब यहां पे नहीं करूंगा। मिथुन लग्न के बारे में जो मेरे नियमित दर्शक हैं वो जानते हैं, ये वस्तुतः यहाँ का लग्न और यहाँ बना है। लग्न में मंगल, चंद्रमा, सूर्य और बुध और राहु। अब राहु के बैठने से व्यक्ति जो है वो बहुआयामी और कई तरीके का काम और एक जगह पे उसका ध्यान नहीं रहेगा, किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति प्राप्त होगी, कुछ ये कुछ वो कुछ वो कुछ ये करता रहेगा, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, और कई बार उसकी डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर हो जाती है। वो कोई भी निर्णय लेने से पहले दूसरों से पूछता फिरता है, क्या उपजाऊं खेत में, क्या लगाना चाहिए, क्या लगा रहा है बगल वाला, ये चीजें कभी भी वो अपने पैरों पर खड़ा होने में उसको थोड़ी सी दिक्कत की स्थितियों में गुजरना पड़ता है या कई बार उसको इस चीज से सामना उसकी जो जीवन में है वो होती रहती है। साथ ही साथ वहां पे वो उसको बुद्धिमान भी बना देगा और भगवत भक्त भी बना देता है। गाय, पशु और खेती बाड़ी का काम। एक बात और बताता हूं, कुंडली जरूर दिखाइए। अब मेरे यहाँ तो लंबी लाइन है, मैं ये जानता हूं, अगर लेकिन एक बात कहता हूं, कहीं भी दिखाइए पर जरूर दिखाइए। दूसरी बात है कि कुंडली दिखाने का वस्तुतः मतलब ये होता है और उसके पीछे का कारण यह है कि व्यक्ति सिर्फ रोटी से नहीं जी सकता, उसको यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, समाज में एक समाज को देने का भाव, धर्म कितना है, अध्यात्म कितना है, गुरु, माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, अपना जीवन कैसा चलेगा, ये सब भी जानने की आवश्यकता है। वस्तुतः जो वर्तमान जीवन में जीते हैं वो नहीं देखते, कुंडलियों पे विचार नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पे भरोसा करके कई बार अपने आप को निरंतर उस चक्के की तरह होते हैं जो लगातार घूमता रहता है, जो कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। इस वजह से कुंडली देखना और दिखाना अत्यंत आवश्यक होता है। दूसरी बात है, यहाँ राहु के बारे में मैं यही बात यहाँ भी बता रहा हूँ कि व्यक्ति जो है वो डिपेंडेंसी उसकी बनी रहती है किसी दूसरे के ऊपर। चंद्रमा भी लग्न में है, यानी कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न, जिसके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव अब ये तुरंत छटने वाला है। इस वजह से ये दशा थोड़ी ठीक वजह से यहाँ पे वैसे खराब नहीं होते, पर शनि इस कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति होकर के अष्टम भाव के भी अधिपति होने के कारण उन्हें अष्टमेश का दोष लगता है और व्यक्ति के जीवन में वो समस्याएं भी कई बार लाने का काम करते हैं। वस्तुतः आपकी कुंडली में ये मिथुन राशि और मिथुन लग्न के होने से व्यक्ति के जीवन में प्रभाव उसके अच्छे होते हैं, आसपास के लोगों में उसकी पहचान अच्छी होती है, पर वो थोड़ा ईगोसेंट्रिक होता है, अपने ही काम में रमा रहता है और बहुत ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखता है। कई बार वो एकाकी भी होता है और कई बार वो दूसरों के लिए तैयार तो होता है
पर दूसरे उसके लिए कभी तैयार नहीं होते। ऐसी भी स्थितियां बन रही हैं। मिथुन लग्न और मिथुन राशि के कारण व्यक्ति का प्रभाव अच्छा रहेगा और उसको सफलता भी मिल जाती है वस्तुतः जिस क्षेत्र में भी वो काम करता है। मैं जल्दी जल्दी बिल्कुल भी नहीं हूं और बिल्कुल शांत हूं। क्लियर है? सूर्य बैठे हैं यानी कि पराक्रम भाव की राशि बनी और पराक्रमेश भी बन गए। मतलब अब आपको मेहनत करने की आवश्यकता है और सूर्य वहां पे बैठे हैं वस्तुतः आपकी कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र में। राहु जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति में डाल रहे हैं। मृगशिरा में बैठे होने के कारण साहसी और कई बार व्यक्ति को बहुत जल्दी जल्दी ही जल्दी प्रवृत्ति जल्दबाज प्रवृत्ति का बनाने के साथ साथ अदम्य साहसी बना देते हैं, कृषक बना देते हैं। ये क्यों बना? लग्न में इतने एक भाव यहां जहां इतने सारे ग्रह बैठे, एक भाव यहां जहां इतने सारे ग्रह बैठे, एक भाव यहां जहां इतने सारे ग्रह बैठे और एक भाव यहां जहां इतने सारे ग्रह बैठे। मतलब कुंडली के वस्तुतः तो 12 भाव होते हैं लेकिन ग्रह वस्तुतः 7 ही होते हैं। राहु और केतु नहीं माने जाते, इस वजह से यहां राहु केतु को नहीं लेंगे। पर बाकी के जितने भी 7 ग्रह बचे हैं वो वस्तुतः जन्म कुंडली के 4 ही भावों में बैठे हैं। इस कारण से कि जब व्यक्ति की कुंडली में समस्त प्रकार के ग्रहों का प्रभाव, जब आपकी कुंडली के सारे ग्रह राहु केतु को छोड़ करके 4 ही भावों में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति कृषक हो जाता है या खेती से संबंधित काम करने वाला होता है। मैंने इनसे सिर्फ इतनी बात पूछी, आप क्या करते हैं? क्योंकि इनकी कुंडली में मुझे वो योग दिखा था तो इन्होंने स्वयं से ही बात पलट के कह दी मैं किसानी का काम करता हूं और इनकी कुंडली में वो योग आपको सामने से मैंने स्पष्ट करके बता दिया। क्लियर है? अभी इनकी कुंडली में शनि की दशा का अंत हो रहा है और अब बुध की दशा चलेगी जो बेहतरीन जाने वाली है। अब एक बात और बताता हूं, तो दरअसल वहां पे चंद्रमा अस्त होंगे क्योंकि कृष्ण पक्ष के अमावस्या के होने के कारण उनको अमावस्या दोष लगेगा। वहां मंगल जो है वो 13 डिग्री के हैं और सूर्य जो है वो 23 डिग्री के हैं तो मंगल भी अस्त हो जाएंगे। वहां जो है वो जन्म कुंडली में बुध जो है वो 24 डिग्री के हैं, सूर्य जो है वो 23 डिग्री के हैं तो बुध को भी अस्त करेंगे। लग्नेश अस्त हो गए। इस वजह से व्यक्ति के जीवन के प्रवृत्ति को या व्यक्ति के जीवन को जो वृत्ति मिलनी चाहिए वो थोड़ी कमजोर मिलती है। अब बुध जो है वो अस्त होने के बावजूद भी परिणाम देते रहते हैं, ये बात तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन यहां पे वो क्रमशः इनकी कुंडली में चतुर्थ स्थान का और लग्न के भाव का परिणाम सूक्ष्म करेंगे, कमजोर करेंगे या थोड़ा कम करेंगे। इस वजह से व्यक्ति को थोड़ी मेहनत ज्यादा जीवन में करनी पड़ती है। लेकिन जब भी लग्नेश की दशा और लाभेश की दशा चले तो ये समझ लेने की आवश्यकता है कि कुछ हद तक कुछ चीजें ठीक हो जाती हैं, पर वस्तुतः उसके अध्ययन की भी आवश्यकता होती है। नवांश कुंडली में ये व्यापार के और सुख के अधिपति होते हैं, यानी कि यहां भी एक सुख वाला क्षेत्र इनको मिला है। नवांश कुंडली में भी ये सुख वाले क्षेत्र में है, यहां भी वो जन्म कुंडली में व्यापार और सुख के अधिपति बनते हैं। मतलब ये एक अच्छी बात है, जातक का जीवन अब इससे ज्यादा बुरा नहीं बीतेगा। हाँ, मन जरूर परेशान रह सकता है क्योंकि आप कृष्ण पक्ष के अमावस्या के जन्मे हैं और वस्तुतः आपकी कुंडली में अमावस्या दोष भी लगा है और लग्न में बहुत सारे ग्रहों के बैठ जाने से व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति को प्राप्त करने के साथ साथ कई बार वो एक चीज पे टिक करके नहीं रहता और उसके जीवन में कई बार जो उपाय बताए जाते हैं वो कई बार काम भी नहीं करते। इस कुंडली में अभी बुध की दशा 2023 के मार्च से आने वाली है। शनि अब बीतने वाले हैं जो वस्तुतः आपको मानसिक रूप से थोड़े से परेशान भले करते होंगे, निगेटिव देते हैं वो अप्रोच कई बार, क्योंकि शनि में गुरु चल रहे हैं। अब वैसे भी आपकी कुंडली में जो है वो अंतिम स्थिति में है और गुरु इस कुंडली के लिए सप्तमेश होकर के मारक भी होते हैं और ये जन्म कुंडली में छठे भाव में बैठ करके आपकी पत्नी के साथ संबंधों को कई बार खींचतान में या कई बार डेली बेसिस के इनकम में या फसल के सही आय को न मिलने का कारण बना देते हैं। समझ में आ रही होंगी चीजें। पर एक बात जरूर है कि व्यक्ति जो है अपने बुद्धि लब्धि क्षमता के बल पर अपने जीवन के विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में करता हुआ देखा जा रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि यहाँ पे है जो कर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बनेगी। उसकी 7वीं दृष्टि यहाँ पे है जो व्यक्ति के माल को बाहर भेजने का काम करवा सकता है और उसकी दृष्टि यहाँ उच्च की पड़ेगी तो पैतृक संपत्ति और पिता के बल पर या पिता के साथ या पिता का कारोबार या अपने पूर्वजों से जुड़ करके कुटुंबजनों से उसके संबंध, उसकी वाणी, उसकी बुद्धि, उसका व्यापार, उसका धन ऋण में जरूर है पर फिर भी ठीक है। अब जरा धन भाव को समझिएगा
तो धन भाव के अधिपति अस्त हो रहे हैं या कमजोर हो रहे हैं। नक्षत्र उनका आर्द्रा का है, राहु मृगशिरा में मैंने बताया, सूर्य पुनर्वसु में धार्मिक और मनोवृत्ति अच्छी, चंद्रमा जो है वो आर्द्रा के कंफ्यूजन में रखने वाले और कई बार व्यक्ति को हताश, निराश या परेशान करने वाले, या कई बार व्यक्ति को बहुमुखी भी बना देते हैं। ऐसी स्थितियां भी दिख रही हैं। चंद्रमा के बाद मंगल आर्द्रा के, ये बात मैंने बताई। बुध जो है वो पुनर्वसु, व्यक्ति धर्म, अध्यात्म, वेद, पुराण, ज्योतिष, तर्कशास्त्र, तर्क विद्या और गणना में प्रधान हो जाता है। लग्न में सूर्य और बुध के बैठे होने से, जहां अगर बुध अस्त नहीं होते तो व्यक्ति के बुद्धि के प्रभाव को और उसके कम्युनिकेशन को और भी ज्यादा बेहतर देखा जा सकता था, या उसके परिणाम और भी ज्यादा अच्छे हो सकते थे। पर यहाँ पे इतने सारे ग्रह अस्त, अब एक बात और भी मैं बता दूं, अगर कुंडली में इतने सारे ग्रह अस्त हैं, पर फिर भी मैं एक बात कहूं तो अगर चंद्रमा अस्त हो जाते हैं तो निस्संदेह आपकी कुंडली का धन भाव कमजोर होता है, दे करके फंसने के योग हैं। इस वजह से दे करके उलझिएगा मत। आपकी कुंडली में कई बार आपकी वृत्ति इतनी ज्यादा, मतलब जो एक होता है जैसे कि हावी हो जाने वाले प्रभाव जो है वो थोड़ा कम सा है, इस वजह से आप वो मत करिएगा। दे करके उलझने का योग है, विशेषतया व्यापार में। व्यापार भाव में राहु और केतु का प्रभाव कई बार व्यक्ति के दाम्पत्य में और पत्नी को स्वतंत्र, या व्यक्ति पत्नी से स्वतंत्र हो जाता है। उसको बहुत ज्यादा वो कई बार एक लेवल तक ही प्रेम करता, हालांकि करता तो है पर उसको बताता नहीं है। ये बात भी दिख रही है, व्यक्ति पत्नी को प्रेम करेगा पर बताएगा नहीं, और पत्नी भी कई बार जो है वो थोड़ी कंफ्यूजन वाले स्टेट में रहती हैं, उनको भी कई बार कुछ चीजें सूझती नहीं है। पर व्यक्ति को कारोबार में किसानी ही करनी चाहिए। वैसे इस कुंडली के आधार पर मैं जो देख रहा हूं, व्यक्ति जो है वो कुछ व्यापार भी अगर करना चाहे तो शनि उच्च के होकर के बैठे हैं, और अभी आपकी कुंडली में बुध की दशा चल रही है। आप बुध और शनि से संबंधित जो कारोबार, कोयला, प्लास्टिक, पेट्रोल पंप, डीजल, किरोसिन, उसके बाद लोहे का कारोबार, कोयले का कारोबार, और धरती से निकाल करके खादान, फसल, भैंस और इन सब चीजों का कारोबार आप कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट आदि का काम भी आपकी कुंडली में बनता है, एक गाड़ी भी निकाल करके आप उसको चला सकते हैं या चलवा सकते हैं। ये बात भी आपकी कुंडली में। ईंट भट्ठे का काम भी बनता है, जो सीमेंट के ईंट बनते हैं उसके भी, या लाल ईंट जो बनता है उसके भी कारोबार कर सकते हैं। आपकी कुंडली में बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार भी दिखता है, हार्डवेयर की दुकान भी आप कर सकते हैं साइड से, और साथ ही साथ लकड़ियों का काम भी आप कर सकते हैं। विशेषतया कुछ ऐसे योग जो मतलब ऐसे बने तो। एक बात और बताता हूं, आपकी कुंडली में बुध की दशा आने वाली है, आप ट्रांसपोर्ट का काम अगर करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपके घर में अगर कोई व्यक्ति जो कुरियर सर्विस चालू कर सके तो भी आपकी कुंडली में काम बनता है। प्रिंटिंग प्रेस का काम भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बनेगा। साथ ही साथ आप अगर हो सके तो बच्चों से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, आप उसकी दुकान या उससे संबंधित अगर कोई कारोबार करना चाहें तो बिल्कुल चलेगा। पर वस्तुतः ये बुध की दशा आपकी कुंडली में अच्छी जाएगी, क्योंकि नवांश कुंडली में भी मैं सुख और दशम भाव के, सप्तम भाव के अधिपति होकर के उस पे गुरु की दृष्टि, सूर्य बुध और शुक्र आपको मेहनती बनाते हैं। साथ ही साथ पत्नी के मेहनत से कई बार चीजें ज्यादा मिल जाती हैं। पत्नी जिस क्षेत्र में भी हाथ लगा दे उसका लाभ मिलते देख रहा हूं, और दाम्पत्य ठीक ठाक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। कृषक गुरु यहाँ पे जो है वो कन्या राशि में बैठे हैं, जिसके अधिपति आपको व्यापार या खुद का काम करने वाला बना देते हैं, पर कई बार उसका वास्तविक अर्थ या वास्तविक लाभ मिलते नहीं देख रहा। आपको और भी पराक्रम करने की आवश्यकता है, और बुध की दशा में आपका पराक्रम बढ़ेगा और बढ़ाने की नौबत आएगी भी। इस वजह से आप क्षेत्र यही रखना, मेहनत इसको और भी बढ़ा सकते हैं। मैंने जैसा कहा है, जो चीजें कही हैं अगर उसको आप और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी कुंडली के हिसाब से चतुर्थी का व्रत आपको कर लेना चाहिए, और गणेश जी के मंत्रों का जप आपको कर लेना चाहिए। गणेश संकटनाशक स्तोत्र और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आपको कर लेना चाहिए। 21 दुर्वा गणेश जी को जरूर जो है वो अर्पित करना चाहिए, और बुद्ध का रत्न पन्ना भी आप धारण कर सकते हैं। वस्तुतः आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा, मंगल और बुध अस्त नहीं होते तो ये कुंडली और भी आगे बढ़ सकती थी, पर इतने सारे ग्रहों के अस्त होने के बावजूद भी ये कुंडली कमजोर नहीं है। मैं ऐसा भी कह सकता हूं क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु जो है वो दशम स्थान को देख रहे हैं, और आपको सबसे ज्यादा इस कुंडली में इसी की आवश्यकता थी और वो आपको मिल रहा है। वस्तुतः अगर कारोबार में और कर्म क्षेत्र में कभी भी परेशानी आई है तो वस्तुतः वो इसलिए आई है क्योंकि दशम भाव के अधिपति तृतीय या दूर स्थान में बैठे थे। इस कारण से वो समस्या देते हैं, या व्यक्ति कई बार अपने पूर्वजों के साथ जुड़ करके या पूर्वजों के काम को संभाल सकता है, या पिता के साथ
व्यक्ति को पिता को नौकरी भी दे सकते थे, या व्यक्ति पिता जो काम करते आए हों वो काम भी व्यक्ति कर सकता था। क्लियर है? कनेक्शन है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बोल रहा हूं और आप कहीं दूसरे जगह हैं। मुझे देखिए, बच्चों को मत देखिए, उनको अपना काम करने दीजिए, आप इधर देखिए। ये इतनी सी बात थी। चंद्र मंगल योग जन्म कुंडली के 12वें भाव में, और यहाँ पे वो जो है वो भाग्य भाव के अधिपति हैं। कई बार व्यक्ति को चंद्रमा के साथ मंगल से जुड़ने से भी कारोबार में खेती जुड़ती है, और ऐसी स्थिति कमजोर नहीं है। वैसे आपकी कुंडली में धन भाव के अधिपति अस्त हैं, इस वजह से आपके पास पैसे टिकते नहीं होंगे। बचत की प्रक्रिया चालू करनी चाहिए, और धन को कहाँ भेजना है और कैसे प्राप्त करना है, आपको इस पे विचार थोड़ा ज्यादा कर लेना चाहिए। इमोशनल होकर के कभी भी किसी को फसल उपजा करके मत दीजिएगा। ऐसा ना हो कि लोग आपके लाभ उठाने वाले बनते हों, लाभ आपके उठाए जाते हों। इस बात पे विचार जरूर कर लेना चाहिए। इमोशनल होकर के अपने आर्थिक नुकसान को आप बढ़ा ना दें, इस बात पे विचार कर लेना चाहिए। आपकी कुंडली में आपकी पत्नी थोड़ी मुंहफट हो सकती हैं, और लेकिन वो जो भी बोलेंगी वो सत्य बोलेंगी, सही बोलेंगी, और उनके जीवन में धर्म रहेगा। आपके जीवन में धर्म हमेशा बना रहेगा, इससे कमजोर होने की स्थिति नहीं है। वस्तुतः आपकी कुंडली में शनि उच्च के हैं, तो पशुओं का कारोबार भी आपकी कुंडली में बनता है, और साथ ही साथ आपके जीवन में प्रेम, पिता, पुत्र, दाम्पत्य, माता, इन सब का सुख भी आपकी कुंडली में बनते देख रहा हूं। आपकी प्रवृत्ति कभी भी एक जैसी नहीं रही है, वो प्रायः बदलती सी रही है। अगर हो सके तो अब इस पे काम करके, कंसंट्रेशन बना करके, और उस पे काम करने की आवश्यकता है। आप सोलापुर महाराष्ट्र से हैं, अनार की खेती भी आप आसानी से कर सकते हैं, संतरे की खेती भी आप आसानी से कर सकते हैं। फसल उपजा करके कोई भी सामान बेचना हो तो ईख की खेती भी आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा आपकी कुंडली में जमीन से संबंधित कारोबार भी अगर कुछ करना हो तो जरूर कर सकते हैं। आपकी कुंडली में इसके भी योग बने हैं। पर वस्तुतः इस कुंडली में धर्म, तो धर्म भाव के अधिपति जो शनि बनते हैं, वो जाकर के जन्म कुंडली में उच्च के बैठे हैं। पितरों का आशीर्वाद, पूर्वजों का बल, और व्यक्ति के जीवन में मंत्र, ये बिल्कुल है। आप अगर शनि के दशरथ कृत जो शनि चालीसा है उसका पाठ आपको करना चाहिए, और जितना ज्यादा हो सके राम रक्षा स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ। और अगर चाहते हैं कि अंतिम गति तक आपको परमात्मा की भक्ति मिलती रहे, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर ही जीवन में शामिल करिए। यह मैं सबको बता रहा हूं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य ही करते रहना चाहिए। इससे अंतिम समय तक व्यक्ति जो है वो भगवान को भूलता नहीं है, और उसका कनेक्शन बना रहता है। क्लियर है? अब तो बुध की दशा चल रही है, और ये आपकी कुंडली में दशमांश कुंडली में नीचाभिलाषी हो रहे हैं, पर वस्तुतः आपकी कुंडली में व्यापार ये ठीक रखेंगे। मैं समझता हूं कि वो कमजोर नहीं है, और शनि यहाँ के अधिपति होकर के 12वें गए हैं, नीच के हो रहे हैं, नीच के शनि के साथ चंद्रमा के साथ बैठे हैं। कभी कभी मन जो है वो दुखी हो जाता है। संतान का सुख आपकी कुंडली में बढ़िया है, और संतान को लेकर के कष्ट नहीं है, इस वजह से उसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। मैं समझता हूं कि आपके जीवन में दाम्पत्य में आने के बाद आर्थिक पक्ष भी कभी नुकसान में नहीं रहा है। आपको चीजें मिल जाती हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठे हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं, जहां के अधिपति उच्च के होकर के, ये बहुत अच्छी स्थिति है भाग्य भाव के अधिपति का उच्च का होना, और भाग्य के कारक का गुरु का जन्म कुंडली में अपने कारक क्षेत्र से केंद्र में आना। इस कुंडली में सबसे अच्छी बात है कि लग्न के अधिपति लग्नेश लग्न में भले अस्त हैं, पर अस्त होने के बावजूद भी व्यक्ति के प्रवृत्ति को, और व्यक्ति को कई बार झिनझिनी, या कई बार व्यक्ति को स्पाइनल कॉर्ड से, या कई बार मेरुदंड से, जो स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं उससे, या कई बार व्यक्ति को नसों से संबंधित समस्याएं बनती हैं। कई बार व्यक्ति को एक भुजा की तरफ का दर्द जो होता है वो भी बनता है। इस वजह से जितना ज्यादा हो सके घास को पीस करके, दुर्वा जो होती है उसको पीस करके अगर हो सके तो उसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष के अंतर्गत आयुर्वेद भी है। अगर हो सके तो लीवर और किडनी वगैरह का भी टेस्ट वगैरह कराते रहना चाहिए, क्योंकि इससे भी कई बार राहु लग्न में बैठते हैं तो कई तरीके के भय और कई तरीके से व्यक्ति को परेशानी में डाल देते हैं। कुछ भी पता नहीं चलता, पर सब कुछ हुआ रहता है। स्वास्थ्य के मामले में ये बात मैं बोल रहा हूं। पेट के निचले हिस्से को जरूर ही देखते रहना चाहिए, उस पर ध्यान रखना चाहिए। विशेषतया इस बात की समस्या में होते जीवन में भविष्य में वात पित्त कफ थोड़ा बहुत अनकंट्रोल रहता है, इस बात पे ध्यान देना चाहिए। क्लियर है? मिल जाएंगी चीजें आपको। वस्तुतः प्राप्त होने वाला भाव जो है वो जन्म कुंडली में अस्त नहीं होता, चंद्रमा अस्त नहीं होते, बुध अस्त नहीं होते, तो ये कुंडली और भी ज्यादा मजबूत हो सकती थी। पर मैं जहां तक समझता हूं कि ग्रह अस्त होने के बावजूद भी अपना परिणाम देते रहते हैं, और वो देते ही रहते हैं। अब आइए मैं इनकी कुंडली में और भी आपको थोड़ा सा अंदर लेके आता हूं। जैसे
यहाँ जो लग्नेश हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, जो व्यक्ति को विनय संपन्न और विनयशील बनाते हैं। वही पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हुए जो बुध हैं वो नवांश कुंडली में वृषभ राशि के बैठे हैं कृतिका नक्षत्र में, जिसके अधिपति सूर्य जो हैं वो वही अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है और साथ ही साथ वो अगर संचार के क्षेत्र में काम करेगा तो ज्यादा लाभ दिखेगा, ट्रांसपोर्ट वाला काम। दूसरे नंबर पे अगर आप इनकी कुंडली में लग्नेश को देखें तो यहाँ पे वो स्वग्रही हैं और यहाँ पे वो वृषभ राशि में बैठे हैं, स्थिर राशि में। बुध जो होता है वो चपल चंचल चालाक ग्रह होता है। सूर्य बुध और शुक्र हर जगह एक साथ आ रहे हैं। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो शुक्र जो है वो तृतीय भाव में आ रहे हैं और यहाँ पे शुक्र जो है वो तृतीय भाव में आ रहे हैं, यहाँ पे बुध तृतीय भाव में आ रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि व्यक्ति जीवन में लाभ जरूर प्राप्त करेगा, थोड़ी बहुत मेहनत के बाद, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं। कष्ट की स्थिति आरंभ में रही होगी लेकिन अब वो कष्ट नहीं मिले। और दूसरी बात, एक बात और बता दूं कि अगर जीवन के एक समय पे आने के बाद अगर लग्नेश की दशा चले जाए, या अगर आप इनकी कुंडली में चंद्रमा को देखिए तो चंद्रमा यहाँ पे बैठे हैं मिथुन राशि के, वो चंद्रमा यहाँ पे जो बैठे हैं वो कुंभ के जा रहे हैं और यहाँ पे चंद्रमा 12वें ही नीच के हो जा रहे हैं। कर्म क्षेत्र में चंद्रमा का सहयोग कम मिल रहा है। शनि के साथ बैठे होने के कारण व्यक्ति का जो कई बार जो फसल है वो बर्बाद भी हुआ है। ऐसी भी स्थितियां शनि की दशा काल में या चंद्रमा की दशा की स्थिति में हो सकती हैं। जब कभी भी फसल लगाने चले तो निसंदेह कुछ विशेष नक्षत्रों का ध्यान अवश्य रख लेना चाहिए, ये बात भी बनती है। दूसरे नंबर पे अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा को यहां देखें तो वो चंद्रमा 12 में बैठे हैं, यहां भी चंद्रमा 12 में बैठे हैं, यहां भी चंद्रमा जो है वो अस्त हो रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति के मन की स्थिति को आप समझते हैं, क्योंकि फसल लगाने, फसल से संबंधित काम करने के लिए चंद्रमा को देखा जाता है और वो चंद्रमा कई बार व्यक्ति को जो मूल्य मिलनी चाहिए किसानी के बाद, किसानी के माध्यम से, वो नहीं मिलती। और मैं जहां तक समझता हूं कि अगर हम दशम भाव की चर्चा कर रहे हैं तो अगर जातक की कुंडली में दशम भाव के अधिपति जो कि गुरु बनते हैं वो वक्री हैं और छठे भाव में बैठे हैं और 8 डिग्री के होकर के मध्यम परिणाम दे रहे हैं, व्यक्ति को खसकने नहीं देंगे। मतलब व्यक्ति जो है वो उसी क्षेत्र में टिका रहे तो ज्यादा बढ़िया है और उसको अपना काम बदलना नहीं चाहिए। दूसरी बात कि अगर गुरु जो कि दशम भाव के अधिपति हैं जहां बैठे हैं वहां से 5वें दृष्टि से अपने 5वें घर को देखेंगे, मतलब यहां पे, तो ये घूम फिर करके ये ग्रह यही कहना चाहता है कि खुद का काम करो और डटे रहो, बदलो मत। अगर मन करे तो जो मैंने व्यवसाय बता रखे हैं उसमें से ही किसी को चुन लीजिएगा। आपकी कुंडली में मंत्र की स्थिति बहुत अच्छी है। अगर मंत्र धारण करके रखेंगे, चाहे गुरु मंत्र हो चाहे कोई भी एक मंत्र हो, एक ही मंत्र पढ़ना चाहिए। बहुत ज्यादा मंत्र पढ़ने से, दरअसल भगवान शंकराचार्य ने बात कही थी कि कलयुग में लोग जो हैं वो मंत्रों के मारे हो जाएंगे और मंत्रों के मारे होने के कारण वो धन प्राप्ति के लिए और अपनी आकांक्षाओं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए मंत्र की शरणागति धारण करेंगे और वही मंत्र उनके मारण का कारण बनेगा। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं, एक ही काफी है। एक मात्र, या तो गुरु मंत्र हो या तो कोई एक मंत्र आपके जीवन के लिए काफी होता है। तो कोई एक मंत्र आपके जीवन में, शनि उच्च के, पंचमेश उच्च के मतलब यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, कुल का लाभदायक स्थिति में कुल को ले जाने वाला, पिता का, पुत्र का, माता का, पिता का, दाम्पत्य का, पत्नी जो हो वो वाला क्षेत्र, और समाज का, पूर्व जन्म का, ये सब चीजें व्यक्ति के जीवन में अच्छी होती हैं। और कहीं ना कहीं व्यक्ति पांडित्य का कर्म करने वाला होता है, पांडित्य का कर्ता धर्ता होता है, पंडितों का संरक्षण प्राप्त करने वाला होता है। थोड़ा क्रूर रहा है पूर्व जन्म में शनि के कारण। और वस्तुतः एक बात और बता दूं तो बिल्कुल ही न्यायिक रहा है, इससे अन्याय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिरह बनाए रखता है, मेहनत करता रहता है, रगड़ना इसको पसंद है और कभी भी हारना नहीं पसंद है, हारता नहीं है। एक प्रवृत्ति और है जो व्यक्ति को कमजोर करती है, वो उसका इमोशनल होना, जो किसी के साथ भी सेंटिमेंटल अटैच होकर के व्यक्ति अपना नुकसान करता है, जिसका समाज में कई बार इसको नुकसान भी हो सकता है या हो सकता है या हो सकता है। आपको खुद पे भरोसा रखने की ज्यादा आवश्यकता है और आप भरोसेमंद हैं भी। वस्तुतः आपकी कुंडली में
मंगल षडबल में सबसे ज्यादा बलवान और गुरु सबसे ज्यादा कमजोर। इस वजह से जिस पोजीशन को व्यक्ति को प्राप्त करना चाहिए, चाहे वो खेती के क्षेत्र में हो, चाहे वो कर्म के क्षेत्र में हो, चाहे दूसरों से लड़ने लड़ाने प्रतियोगिता के क्षेत्र में हो, चाहे जीवन में विपरीत परिस्थिति से लड़ने के लिए साहस की आवश्यकता हो, चाहे जीवन में विपरीत परिस्थिति के लड़ते समय, विपरीत परिस्थिति से अपना संबंध बनाते समय और उससे जो बल देना चाहिए, उसकी कभी कमजोरी गुरु की दशा में संभव है, उसको बना करके रखने की आवश्यकता है। वस्तुतः आपकी कुंडली में बुध लग्न में बैठे हैं, मैं समझता हूं कि ये चीजें थोड़ी कम भी होंगी, पर व्यक्ति होता बड़ा बढ़िया है, होता बहुत अच्छा है। ये आपकी कुंडली है। इसको और भी नजदीक से आपको बताना चाहूं, केंद्र के 3 घर खाली नवांश के और चतुर्थ पंचम भाव खाली, जहां के अधिपति गुरु चंद्रमा जो है वो 12वें मंगल के साथ बैठे हैं, जो कि पंचम नवम भाव के अधिपति हैं। नवांश कुंडली में पंचम और नवम के अधिपति का 12वें जाना, कई बार पति और पत्नी दोनों जो है वो एक साथ ही निकल लेते हैं, या एक साथ ही कई बार एक ही काम पे फोकस लगा करके करते हैं, और वस्तुतः इससे उनको उनके साथ संबंध बड़े ही अच्छे और बहुत ही लक्ष्मी प्रदायक होते हैं, जिसे अच्छा माना जाएगा। दोनों के ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद माना जाता है, उसके पितरों का आशीर्वाद है, उसके पूर्वजों का आशीर्वाद है, क्योंकि यहाँ के अधिपति भी उच्च के, नवम भाव के अधिपति उच्च के हुए हैं, और व्यक्ति के जीवन में अष्टम भाव के अधिपति उच्च के हुए हैं। व्यक्ति के पास ज्योतिष का, व्यक्ति के पास पंचांग का, व्यक्ति के पास धर्म का, व्यक्ति के पास अध्ययन अध्यापन, बातों को समझना, ये सारी चीजें अच्छी होती हैं। व्यापार क्षेत्र पे शनि का प्रभाव सामान्य होगा। 7वीं दृष्टि यहां लाभ को कम करेगी और 10वीं दृष्टि यहां धन के लिए कमजोरी पैदा करेगी, पर इन सब में व्यक्ति को भाग्य का लाभ थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा, इस वजह से भाग्य का बल रहेगा। पराक्रम के बल पर व्यक्ति कुछ भी प्राप्त करने के लिए जीवट और हमेशा ही आगे बढ़ने के लिए लालायित रहता है, पर वस्तुतः कई बार वो थक जाता है और कहता है अब नहीं, अब नहीं, ऐसी स्थिति बनती है। अब क्या बताऊं, चंद्रमा नवांश कुंडली में कुंभ राशि के बैठे हैं, और आपकी कुंडली में अभी जो गोचर की स्थिति बन रही है वो लग्न कुंडली में मिथुन राशि से गुरु का जो प्रभाव है वो केंद्र में आने वाला है मीन राशि में, और शनि जो है वो कुंभ राशि में आने वाले हैं। तो मैं जो ये बात समझता हूं कि शनि का गोचर थोड़ा कमजोर हो सकता है, पर गुरु का गोचर आपके लिए लाभदायक है, जिससे काम में और जिससे मानसिक सुख में वृद्धि हो सकती है। इस दौरान आप धार्मिक कृत्य करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। शनि के काल को धर्म का काल कहा जाता है, जितना ज्यादा हो सके धार्मिक कृत्य कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं वाली बात है। इस कुंडली का दान क्षेत्र बहुत बढ़िया देख रहा हूं, इस कुंडली का भाग्य क्षेत्र बहुत अच्छा देख रहा हूं। इस कुंडली में सबसे जो बढ़िया बात बनी है वो भाग्येश का उच्च का होना। भाग्य भाव पे जन्म कुंडली में 12वें भाव के अधिपति होकर ही सही, पर सुखे जन्म कुंडली के पंचमेश होते हैं, बहुत अच्छे नहीं होते। इस कुंडली के लिए रंग इन्होंने पूछा था, बुध हैं तो हरा रंग और नीला रंग बहुत अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली के लिए 6 तारीख यानी कि 6 अंक ज्यादा अच्छी रहेगी। इस कुंडली में तुला राशि, कुंभ राशि, मेष राशि अच्छी रहेगी। इस कुंडली के लिए पुनर्वसु, पुष्य, रोहिणी, भरणी, अश्विनी, कृतिका, मृगशीरा और अनुराधा और उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद ये अच्छे रहेंगे। इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं रहेंगे आर्द्रा, इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं रहेंगे कई बार मघा, मघा भी सामान्यतया ठीक रहेगा। ये चीजें बनती हैं, पर व्यक्ति है लाभदायक, ये किसी का लाभ नहीं उठा सकता। ये मिथुन लग्न की कुंडली तो जरूर है, पर वस्तुतः प्रत्येक लग्न वाले एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। मुझे पता है आपको लगता होगा कि गुरुजी और कुछ बोल देते तो, हाँ पंडित जी और कुछ बोल देते तो बड़ी अच्छी बात होती। हाँ अब क्या बोलूं मैं, आपकी कुंडली में एक बार होरा चार्ट देख लेता हूं। होरा कुंडली में बुध की दशा अच्छी जाएगी, और उसके बाद जो आएगी केतु की दशा, और उसके बाद जो आएगी आपकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं, उसके बाद जो आपकी कुंडली में शुक्र की दशा जो आएगी, वो शुक्र की दशा आपकी कुंडली में थोड़े बहुत कष्ट की स्थिति को ला सकती है, पर उस दौरान धार्मिक कृत्य घर में हो सकते हैं, और उस दौरान व्यक्ति के पराक्रम का परिणाम मिल सकता है। उस दौरान व्यक्ति जो है वो थोड़ा शांत हो जाता है, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। इस कुंडली में कमजोरी कब होगी, शुक्र में शनि। इस कुंडली में कमजोरी कब होगी, जब शुक्र में शनि और शनि में चंद्रमा, या शुक्र में शनि या शनि में मंगल,
इस कुंडली में कमजोरी कब होगी? जब शनि में मंगल, मंगल में शनि, मंगल में शुक्र, ये स्थिति बनती है। आपकी कुंडली में अष्टम स्थान के अधिपति जो हैं वो उच्च के हैं और जन्म कुंडली में छठे स्थान के अधिपति लग्न में बैठे हैं। दीजिएगा मत, ऋण बहुत ज्यादा अपने आपे से बाहर मत लीजिएगा। सरकार आपके साथ बहुत ज्यादा कई बार सपोर्टिव नहीं होगी, इस वजह से नुकसान भी संभव है। क्लियर है? आपके लिए 6 अंक मैंने बताया, 6 तारीख अच्छी रहेगी, बुधवार का दिन अच्छा रहेगा, उत्तर दिशा अच्छी रहेगी, ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। कुछ इसी तरीके से अब आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। बने रहिएगा, मैंने इसी जो है वो अपेक्षा से आपकी कुंडली देखी है ताकि आप बने रहेंगे, जाएंगे नहीं। और जब तक इस कुंडली की स्थिति है, ठीक है, कुंडली खराब नहीं है, कुंडली अच्छी हो या बुरी हो, हमारे कर्म भी कई बार बहुत ज्यादा हमें प्रभावित करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।